सब्सक्राइब करें रंगश्री की यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को करें प्रेस ताकि आपको मिलता रहे हमारा अपडेट। नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि फुटप्रिंट हमारा एक विशेष कार्यक्रम है जिसके तहत हम समाज के किसी ऐसे हस्ती से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है और बुलंदियों को छुआ है। समाज के लिए उन्होंने एक फुटप्रिंट छोड़ा है, यानी पद चिन्ह छोड़ा है। इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात स्टील इंडस्ट्री के एक ऐसी हस्ती से करवाते हैं जिन्होंने बोकारो स्टील प्लांट के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक रहने के बाद दुनिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादक आर्सेलरमित्तल के कई कंपनियों के सीईओ भी रहे। उनका नाम है श्री कुमार अरुण प्रसाद सिंह, जिन्हें लोग मिस्टर के सिंह के नाम से जानते हैं। सिंह साहब नमस्कार और आपका स्वागत है रंगश्री के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सिंह साहब, आप भारत की महारत्ना कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में बोकारो स्टील प्लांट के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे, सेल के डायरेक्टर कमर्शियल भी रहे। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्टील कंपनी आर्सेलरमित्तल के भी सीईओ रहे और वहां आपने कई सिक प्लांट्स का टर्न अराउंड कराया। ये कैसे संभव हुआ? ऐसा है कि चाहे विदेशी कंपनियां रही हों या भारत के पीएसयूज़ का प्रश्न हो, ये कंपनियां बेसिकली सिक होती हैं दो तीन कारणों से। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट और भ्रष्टाचार और लैक ऑफ ओनरशिप के चलते। तो उन विदेशी कंपनियों में भी जहां प्राइवेटाइजेशन होकर मित्तल साहब उन्हें खरीदते थे, ऐसी ही समस्याएं होती थी। वहाँ के उच्च अधिकारीगण और उनकी मिलीभगत से बाकी जो लोग उसके इंचार्ज हुआ करते थे, वे धीरे धीरे इन कंपनियों को बर्बाद होने देते थे। जब कंपनियों की हालत ऐसी हो जाती है कि वे कच्चा माल रॉ मटेरियल्स खरीदने में संभव नहीं हो पाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के रिश्तेदार एक फर्जी कंपनी खड़ा करते हैं जिसके बार्टर डील से कच्चे माल का खरीद और तैयार उत्पादों की बिक्री होती है और उसका फायदा उठाते हैं। कच्चा माल बाजार मूल्य से बहुत ज़्यादा दाम में बेचा जाता है इन कंपनियों को और तैयार उत्पाद कम दाम में खरीदा जाता है। जो प्रॉफिट्स मार्जिन होते हैं वो बिचौलिए बीच में ले जाते हैं और कंपनियां सिक हो जाती हैं। धीरे धीरे वर्किंग कैपिटल का ये समस्या बढ़ते बढ़ते जब एम्प्लॉयज़ के तनख्वाह नहीं मिलने की नौबत आ जाती है, तब लोगों को प्राइवेटाइजेशन की याद आती है, क्योंकि अगर कारखाने बंद हो गए और लोगों की नौकरी चली जाएगी तो फिर हंगामा हो सकता है और सरकार के लिए समस्या हो सकती है। इसलिए लोग मित्तल साहब की तरह के लोगों को याद करते हैं कि आइए किसी तरह से औने पौने दाम भी लेकर इन कंपनियों को जिंदा रखें। तो हम जब ऐसी जगहों पे जाते थे तो हमारा काम होता था कि वहाँ के इस बिचौलिएपन को, बार्टर डील को बंद किया जाए। वर्किंग कैपिटल की दिक्कत से ये शुरू होता था, तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल ला करके मित्तल साहब के पास से हम उसमें इन्वेस्ट करते थे ताकि कच्चा माल रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में फंड्स अवेलेबल हों और हमें उसे मार्केट दर पर बेचने की छूट मिले। और मार्केट में भी आप बेस्ट प्राइस तलाशते? मार्केट में भी बेस्ट प्राइस। तो हमारा आर्सेलरमित्तल में फॉर इंस्टेंस रॉ मटेरियल का भी ग्लोबल बेस था, अपने भी रॉ मटेरियल थे और हम दुनिया के सभी बड़े लोगों से रॉ मटेरियल खरीदते थे। उसी तरह से ग्लोबल मार्केटिंग नेटवर्क था जिससे कि हम सबसे अच्छे मूल्य पर अपने उत्पाद को बेचते थे। तो हम जाने के बाद सबसे पहले बार्टर डील बंद करते थे।
सही दाम पे या कम दाम पे रॉ मटेरियल खरीदना और अच्छे या ऊंचे भाव पर अपना माल बेचना, उससे प्रॉफिटेबिलिटी, और बाकी जो भी एफिशिएंट वेज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट है वो लगाते थे। सहायता के लिए अगर टेक्निकल फील्ड में ज़रूरत हो तो हमारी कंपनी में इनलैंड स्टील में या बहुत अच्छे अच्छे विशेषज्ञ भी थे जिनकी सहायता भी लेते थे, और करप्शन वगैरह अगर रहा हो तो उससे बंद करने का प्रयास करते थे। तो इन्हीं सब तरीक़ों से हम लोग उन कंपनियों को घाटे से फ़ायदे में लाने में, हमारा अनुभव जैसे चेक रिपब्लिक में रहा, 4-6 महीने के अंदर हम प्रॉफिटेबल हो गए, और पोलैंड में भी उसी तरह से 4-6 महीने। तो बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा, बड़ा ही सुखदाई। पोलैंड और चेक रिपब्लिक के अलावे भी कोई प्लांट था जिसको आपने टर्न अराउंड कराया? नहीं, मेरा टर्न अराउंड का तो काम वहाँ पे यही रहा। उसके पहले हिंदुस्तान में उसे टर्न अराउंड कह सकते हैं, बट दैट वाज ऑफ ए डिफरेंट काइंड इन द बोकारो स्टील प्लांट इटसेल्फ, इन द स्टील मेल्टिंग, बट दैट विल टॉक। आप जो भी सिक इंडस्ट्रीज मित्तल साहब खरीदते थे उसके ड्यू डिलीजेंस टीम में आप होते थे? हाँ, ड्यू डिलीजेंस टीम में जनरली वहाँ का ऐसा नियम रहता था कि जो लोग ड्यू डिलीजेंस में जाते थे उन्हीं को बाद में मित्तल साहब उस कारखाने को टर्न अराउंड की जवाबदेही देते थे। मैं अल्जीरिया भी गया था ड्यू डिलीजेंस में, और सबसे पहले मुझे मित्तल साहब ने अल्जीरिया जाने के लिए प्रस्ताव रखा था, और अल्जीरिया का वर्क कल्चर बहुत ख़राब था और मैं जाने से थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन मुझ पे प्रभु की कृपा हमेशा रही है। ऐसा हुआ कि मैं मेक्सिको में था जहाँ नायर साहब थे उसके इंचार्ज, और उन्होंने थोड़े ही दिन के बाद रिज़ाइन करके अमेरिका जाने का निश्चय किया, तो मुझे मेक्सिको में ही रह जाना पड़ा, इसलिए मैं अल्जीरिया जाने से बच पड़ा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब चेक रिपब्लिक में टर्न अराउंड की बात आई तो मुझे मित्तल साहब ने वहाँ मौका दिया। फिर पोलैंड एक्वायर हुआ तो चेक और पोलैंड दोनों प्लांट के इंचार्ज की तरह से हम लोगों ने अच्छा काम किया। अच्छा, जहाँ तक हम जानते हैं सेल में आप मात्र 4 वर्षों में असिस्टेंट जनरल मैनेजर से प्रमोट होकर के मैनेजिंग डायरेक्टर बोकारो स्टील के हुए। ये ऐतिहासिक कहा जाता है, यानी यूँ कहें कि न भूतो न भविष्यति। ऐसा कैसे हो पाया? 1990 तक मैं हॉट स्ट्रिप मिल में एजीएम था। फिर एक दिन तत्कालीन ईडी वर्क्स ए.के. दत्ता साहब थे, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि के.पी. तुम स्टील मेकिंग में डीजीएम स्टील बन के चले जाओ, स्टील ही नहीं बनेगा तो रोल क्या करोगे। स्टील मेल्टिंग शॉप 4 मिलियन टन कैपेसिटी के अगेंस्ट में 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 2.8 MTA पे रुका हुआ था कई सालों तक। मुझे स्टील मेकिंग का कोई विस्तृत अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी जब उन्होंने ये चैलेंज मुझे दिया तो मैंने उसे स्वीकार किया, और स्टील मेकिंग जाके वहाँ के लोगों के साथ अच्छी टीम वर्क से, मेहनत के साथ, खन्ना साहब जो मेरे मेंटर रहे थे एज एमडी बोकारो एंड एज चेयरमैन सेल, उनसे सीखे हुए सारे प्रबंधन के स्किल्स को यूटिलाइज़ करते हुए 2 साल के दौरान मैंने स्टील मेल्टिंग की प्रोडक्शन 2.8 से बढ़ा के 3.6, 90% कैपेसिटी, 22% ग्रोथ, विच वॉज रियली कंसिडर्ड रिमार्केबल। और वहीं से फिर लोगों को लगा कि ही हैज़ अराइव्ड, तो मुझे 92 में जीएम आयरन स्टील बनाया गया। 6 महीने के बाद ऐसा हुआ कि भिलाई स्टील प्लांट में ईडी वर्क्स मलय मुखर्जी थे जो छोड़ के मित्तल स्टील चले गए, और वहाँ कोई जनरल मैनेजर भी नहीं था जो कि चार्ज ले सके, तो मुझे भिलाई भेजा गया है जीएम इंचार्ज वर्क्स। अगले साल 1993 में मैं ईडी वर्क्स बन गया भिलाई में, और 94 में पुनः पीएसबी से इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्ट होकर के बोकारो एमडी आ गया। सो हाँ, सही है कि 90 से 94, 4 साल के अंदर एजीएम से एमडी की दूरी बहुत त्वरित तरीके से मैंने पार की, और मैं समझता हूँ कि ये प्रभु की कृपा है कि मेरे टीम वालों ने मेरे साथ मिलकर बहुत मेहनत से काम किया, और उनके मेहनत का फल मुझे मिला। आपने सेल को उस वक्त पे छोड़ा जब आपके जैसे लीडर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सेल को थी, और वहाँ आपके चेयरमैन बनने की पूरी संभावना भी थी। जब मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बोकारो था या डायरेक्टर कमर्शियल था,
तो उन पदों पे रहने के बाद मेरा कुछ पब्लिक सेक्टर से मोह भंग सा होता हुआ मुझे लगा। कारण ये है कि मेरी आज की जो सोच है वो ये है कि पब्लिक सेक्टर का कोई मालिक नहीं होता है, सरकार मालिक है और सरकार में प्रधानमंत्री मालिक हैं, लेकिन उनके पास तो इतना वक्त नहीं है और बाकी अगर मंत्री या सरकारी सचिव इत्यादि को माने तो वो हर 1, 2, 3 साल में बदल जाते हैं, इसीलिए कोई कॉन्टिन्यूटी ऑफ ओनरशिप नहीं है। भ्रष्टाचार को 1 मिनट के लिए अगर हम ज़्यादा नहीं भी बातचीत करें तो भी लैक ऑफ ओनरशिप होने से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, डिसिप्लिन इन्फोर्स करना मुश्किल होता है। सरकारी कंपनियों में एम्प्लॉइज़ के निगाह से पक्की नौकरी होना बड़ी अच्छी बात है। एम्प्लॉइज़ जो ज्वाइन करते हैं पब्लिक सेक्टर, उनके लिए पब्लिक सेक्टर बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन मेरे विचार में 10-20% ही ऐसे लोग हैं जो इस फ़ायदे का वफादारी से चुकाते हो कर्ज। ज़्यादातर लोग नौकरी पा लेने के बाद समझते हैं कि ये तो एक जीने का सहारा है और अपनी एनर्जी, मैं कहूँगा 70-80% तक आज के दिन में काम के अलावा दूसरे चीज़ में लगाते हैं। अपने परिवार बाल बच्चों को अच्छी परवरिश करते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कारखाने को मेरे विचार में जितना वापस उन्हें देना चाहिए, जो उन्हें सिक्योरिटी ऑफ सर्विस मिली है, जो सुविधाएं मिलती हैं, वो बहुत अधिकांश नहीं दे पाते हैं और मैनेजमेंट के पास डिसिप्लिन इन्फोर्स करने का, अनुशासित तरीके से उनसे काम लेने का मुझे लगता है कोई तरीका नहीं है। कुछ ऐसे अच्छे मैनेजर्स हैं जो कि इन कठिनाइयों के बावजूद भी कुछ कारखानों को या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छी तरह चलाते हैं और वे मेरे हिसाब से एक्सेप्शंस हैं रादर देन द रूल। ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस मिसमैनेज्ड हैं, इनएफिशिएंट हैं। जो प्रॉफिट में चल भी रहे हैं वो अपनी पोटेंशियल के मुताबिक पूरा प्रॉफिट नहीं करते हैं। वही कारखाना अगर प्राइवेट मिस्टर मित्तल या दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में हो तो उससे दुगना, तिगुना, चौगुना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है एफिशिएंट चला के। मेरी ये सोच है। आपने एक अपने जीवन वृत्त को, अपने जीवन की अनुभूतियों को समेटते हुए आपने एक किताब लिखी है, मेमोयर्स। उसमें आपने सजेस्ट किया है कि गवर्नमेंट को बिजनेस में नहीं रहना चाहिए। मेरा सवाल है आपसे कि पीएसयूज़ में अगर स्टील अथॉरिटी को ही हम लेते हैं तो लाखों ऐसे परिवार होंगे जिनकी रोजी रोटी, जिनका जीवन स्तर बहुत ऊपर स्टील अथॉरिटी ने उठाया और उनके बच्चों के लिए भी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की। तो क्या ये उपलब्धि नहीं है एक समाज के लिए और देश के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस ज़माने में जवाहरलाल नेहरू जी ने पब्लिक सेक्टर की स्थापना की थी 1950 के दशक में, उस समय इसकी आवश्यकता थी क्योंकि देश में स्टॉक मार्केट इतना नहीं था, लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं था। स्टील इंडस्ट्री का जहाँ तक सवाल है, टाटा स्टील और इंडियन आयरन के अलावा और कोई कंपनी नहीं थी, वो भी 1-1.5 मिलियन टन प्रोडक्शन होता था। इंडियन आयरन स्टील तो मिसमैनेज होके बंद हो गया और बाद में सेल को ही लेना पड़ा। टाटा स्टील ही एक ऐसी कंपनी है जो कम क्षमता होते हुए भी, कैपेसिटी कम होते हुए भी अच्छे से चली है और उन्होंने अपना बिजनेस अच्छे तरीके से किया है। उस ज़माने में जब इस्पात कारखाने भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बाद में बोकारो बने तो अच्छे चले और इनसे उम्मीद थी कि ये देश के प्रगति में योगदान देंगे। बिजनेस के लिहाज से ये बहुत एफिशिएंट नहीं चले। शुरू के जो टर्नकी प्रोजेक्ट थे वो तो समय से आ गए, बाद के बोकारो में ख़ास करके कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगा। और पब्लिक सेक्टर का या सेल का ये दुर्भाग्य है कि आज के दिन में भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इतना पुअर है कि जो काम दूसरे लोग 3 साल में कर सकते हैं उसमें 5, 7, 10 साल तक लग जाते हैं। तो
सेल का एक टैगलाइन है, मेकिंग ए डिफरेंस टू द लाइव्स ऑफ पीपल। उस मामले में मैं समझता हूँ कि सेल ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसा आपने बताया कि अपने एम्प्लॉयज़ लाखों की बड़ी अच्छी देखभाल की, अच्छे टाउनशिप बनाए, अच्छे स्कूल बनाए, अपने एम्प्लॉयज़ के बाल बच्चे के पढ़ने के स्कूल लेवल तक बड़ा अच्छा प्रबंध किया। और मैं जब अपने कारखाने के या सेल के एम्प्लॉयज़ के बारे में सुनता हूँ कि उनके बाल बच्चे न ही सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम लहराए हैं, तो उससे मुझे बड़ी ख्याति लगती है और बड़ी खुशी होती है। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि जितना सेल ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए किया, कुछ एम्प्लॉयज़ 10, 20, 25% तो ज़रूर उसी हद तक सेल के लिए भी काम करते रहे, तो उसी के चलते कारखाने चलते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग उसका रिटर्न सेल को नहीं देते हैं। और मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है कि मैनेजमेंट डिसाइड्स द पॉलिसीज़ एंड विच रिजल्ट्स इन पीपल गिविंग देयर बेस्ट। एंड अगर सेल इसमें अपने को सक्षम नहीं पाता है, तो बहुत सोचने के बाद कारण मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि शायद यही विडंबना है कि सेल ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इतना कुछ किया, लेकिन एम्प्लॉयज़ ने सेल के लिए उतना नहीं किया जितना कर सकते थे या करना चाहिए था। आपने कहा कि ठीक है, अगर सरकार बिजनेस नहीं करती है और किसी उद्यमी को ये बिजनेस दे दिया जाता है तो उसको प्रॉफिटेबल वो बना सकता है, लेकिन इससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी तो बढ़ सकती है। और जैसे बढ़ रही है कि आम लोगों को नौकरी कम मिल रही है, लोग गरीब होते जा रहे हैं और जो मालिक है वो अमीर होता चला जा रहा है। तो इसको कम करने के लिए सरकार अगर बिजनेस करती रहे और पीएसयूज चलते रहें, तो आप क्या सुझाव देंगे? मेरा ये सोचना है कि जो कारखाने या कंपनियां चलती हैं उन्हें एफिशिएंट चलना चाहिए, क्योंकि आजकल पूरा विश्व एक बाज़ार है। अगर हम एफिशिएंट नहीं चलाएंगे, अगर हम वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री या वर्ल्ड क्लास कंपनी नहीं चलाएंगे, तो हम वैश्विक बाज़ार में कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। सरकारी कारखानों में इनएफिशिएंसी के चलते कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। कहने में ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको भी जीवन का अनुभव है, आपको भी अंदाज़ होगा कि भ्रष्टाचार काफ़ी रैंपेंट होता जा रहा है हर एक स्तर पर। तो हम नहीं समझते हैं कि आपकी इच्छा है कि भ्रष्टाचार के जरिए लोगों का स्तर बढ़ाया जाए, नहीं। तो अगर ईमानदारी से स्तर बढ़ाना है, तो जो पब्लिक सेक्टर के लोग इनएफिशिएंट चलाते हैं, उसके बजाय प्राइवेट सेक्टर के लोग जो एफिशिएंट चलाते हैं, उससे नेशन के लिए वेल्थ क्रिएट करना और उस वेल्थ से देश का प्रगति हो, लोगों की गरीबी कम हो, ये मेरे विचार से सही रास्ता है। लेकिन जैसा आपने बताया कि बहुत सारे उद्यमी जो वेल्थ क्रिएट करते हैं वो नेशन के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करते हैं। ये एक समस्या है और इसका निदान भी आसान नहीं है। नियम कानून के मुताबिक सरकार को कड़े फैसले लेके जो देश का लॉ है उसके हिसाब से टैक्स लेना, उसके हिसाब से लोगों को बिजनेस करने पर मजबूर करना एक तरीका हो सकता है। उन पर अंकुश रखना एक तरीका हो सकता है। लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े कारखाने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के सबसे अच्छे साधन नहीं हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। इसलिए बड़े कारखाने, बड़ी कंपनियां वो वेल्थ जनरेट करके, उनसे टैक्स लेके, उनसे सरकार दबाव डाल के ऐसा माहौल तैयार करे कि वो पैसा बैंक को जो देते हैं उससे छोटे और मध्यम उद्यमियों को एनकरेज किया जाए। इनोवेशन की बड़ी ज़रूरत है बिज़नेस को अच्छा चलाने के लिए, इकनॉमी को सुधारने के लिए। उसका माहौल तैयार किया जाए और वेल्थ जनरेशन के लिए
कंपनियां काम करें, देश के लिए वेल्थ जनरेट करें, एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज जमा करें और फिर इन्वेस्टमेंट के लिए छोटे और मध्यम उद्यमियों से एनकरेज करके उनसे एम्प्लॉयमेंट के लिए छोटे छोटे उद्यम स्टार्ट किए जाएं, तो उससे गरीबी हटाने में मदद मिलेगी। जैसे कि होता है कि एग्रीकल्चरल इकनॉमी बहुत ख़राब हालत है, क्योंकि जब फसल अच्छी होती है तो दाम घट जाते हैं और फसल नहीं होती है तो किसान मारे जाते हैं। तो बातचीत 5-10 साल से चल रही है कि हमको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, रेफ्रिजरेटर चेन, इन सब का करना चाहिए तो हो रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। सरकारी प्रबंध, हमें लगता है सरकार को भी ये क्लियर है कि सरकार के द्वारा उद्यम चलाना एफिशिएंट तरीके से संभव नहीं है, इसलिए प्राइवेट उद्यमियों को इनकरेज करके कराने की पॉलिसी है। इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें भी आती है, सरकार के सामने भी कठिनाइयां हैं, अपोजिशन पार्टीज़ अच्छे काम को भी शिकायत करते हैं, इसलिए वो भी, और उन्हें इलेक्शन जीतना है इसलिए वो भी बच के चलते हैं। तो जब हम छोटे से कारखाने को चलाने में इतनी कठिनाइयां देख करके और सच पूछिए तो मैदान छोड़ के भाग गए, तो देश चलाना तो उससे बहुत बड़ी समस्या है। तो नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद मुझे लगता है कि देश में प्रगति हो रही है और इसे तेज़ करने की ज़रूरत है। बट हमें लगता है कि जो लोग हमसे ज़्यादा होशियार हैं वो इस समस्या को अच्छी तरह समझते हैं और देश को सही दिशा में आगे ले जाने में सक्षम होंगे। सिंह साहब, आप तो वैल्यू वेस्ट मैनेजरियल इफेक्टिवनेस के लिए जाने जाते हैं और आपने उस प्रभावशीलता को, प्रबंधकीय प्रभावशीलता को बढ़ाया है, बढ़ा करके दिखाया है। अगर आपको लीडरशिप दे दी जाए तो? नहीं, मुझे तो लीडरशिप मिली ही थी। मैं सेल का डायरेक्टर था और लीडरशिप पोजीशन में ही था। और नहीं, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं कि अगर आप गवर्नमेंट के स्टील मिनिस्टर हों तो। ये स्टील मिनिस्टर के बस का भी रोग नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आफ्टर ऑल सभी लोग बेईमान, सभी लोग गलत नहीं होते हैं। होता क्या है कि अगर 10-20 लोग बेईमान हैं या कामचोर हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है तो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगती है। 50% लोग जो देखते हैं कि 10% काम करने वाले काम कर रहे हैं और उनको इसका रिवार्ड नहीं मिल रहा है, और जो 20% 30% काम नहीं कर रहे हैं वो ज़्यादा मज़े में है, तो वो उसी तरफ घूमने लगते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि नियम ऐसे बनाए जाएं कि जो 10-20% शुरू में नहीं काम करना चाहते हैं उनको चाहे तो काम पे लगाया जाए, या अगर नहीं काम पे लगना चाहते हैं तो उनको नौकरी से हटाने की गुंजाइश होनी चाहिए। लेकिन ये इतना असंभव सा मामला है कि हमको नहीं लगता है कि सरकार ये कर पाएगी, और इसी के चलते आजकल कंपनी में नौकरी बहुत कम लोग देते हैं। सरकार भी अब ठेके पे काम लेती है, उन्हें भी इसका अंदाज़ है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डिसिप्लिन नहीं इन्फोर्स कर पाएंगे, जबकि प्राइवेट अनऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट लेबर उन पे कर पाएंगे तो उनके द्वारा काम कराया जाता है। लेकिन फिर भी सेल में 1 लाख अगर आदमी हैं और 20,000 काम करेंगे, 80,000 नहीं। तो टाटा स्टील के किसी प्रबंधन का कहना था कि हम ज़्यादा नहीं हटाते, हम 2 ऑफिसर और 2 वर्कर को हर साल हटाते हैं, और लोगों में मैसेज आता है कि कोई भी हटाया जा सकता है, इसलिए सब कोई काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर में मेरे जानते कोई भी, चोरी के अलावा कोई भी नहीं, इनएफिशिएंसी के चलते नहीं काम करने, कोई नहीं हटाया जाता है। इसलिए लोग समझते हैं कि काम करना जरूरी नहीं है। आपने अपने मेमोइर्स में कहीं लिखा भी है कि एक ख़ास टनेज के लिए जहां प्राइवेट सेक्टर में कोई 1200, 1250 लोग, 1200, 1250 तो एक्सेप्शन था, लेकिन आज भी जैसे हम जब बोकारो में थे तो 4 मिलियन के लिए 50,000 आदमी होते थे, अभी घट के 20,000 आ गए हैं। और हर एक आदमी, हम तो बोकारो में रहते हैं, हर एक ऑफिसर, हर एक वर्कर यही कहता है कि बहुत कम आदमी है इसलिए प्रोडक्शन में दिक्कत है, जबकि उस तरह के कारखाने के लिए इंटरनेशनली 6-7 हज़ार आदमी काफ़ी हैं। और हिंदुस्तान में भी टाटा स्टील में कम 10 मिलियन टन बनाते हैं उसी आदमी से, JSW में भी कम आदमी है। हर एक जगह 5-7 हज़ार से 4 मिलियन और 15-20 हज़ार से 10 मिलियन टन लोग बना रहे हैं। और हमारे यहाँ सेल में अभी भी बोकारो में 4 मिलियन नहीं बनता है और फिर भी 20,000 हैं, और लोग कहते हैं बहुत कम आदमी। इसलिए कम है क्योंकि उसमें से 4,000 ही काम करते हैं, 16,000 काम नहीं करते हैं, इसलिए कम लगता है। ये समस्या है।
आखिर में कुछ आपके व्यक्तिगत सवाल हैं। आप बीआईटी सिंदरी से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक आपने किया है और आपके कुछ मित्रों को मैं भी जानता हूं। तो जब मैंने आपकी चर्चा की तो उन्होंने ऐसा कहा कि अरे कुमार अरुण, वो तो एक बार किताब देख लेता है तो उसको पूरा याद हो जाता है। ये कहाँ तक सही है? मेरी मेमोरी जिस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट होता है अच्छी रही है। जो सिनेमा का गाना याद रखता है उसकी भी तो मेमोरी अच्छी है, तभी तो गाना याद करता है। आप अगर रोल्स करते हैं या डायरेक्शन देते हैं तो आप भी याद करते हैं, तभी याद कर लेते हैं। तो जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो याद रहता है, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता वो भूल जाता है। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आता था, इसलिए मुझे याद रहता था। और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत साधारण इंटेलेक्ट का आदमी हूँ, लेकिन मेहनत और इस मेमोरी के चलते प्रभु की कृपा रही है कि मैं अपने जीवन में जो भी काम किया हूँ अपने को सफल और अच्छा महसूस करता हूँ। मतलब कि एक साधारण इंटेलेक्ट का आदमी भी अगर मेहनत करे और उसमें इंटरेस्ट ले तो बीआईटी सिंदरी जैसे इंस्टीट्यूशन, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के सभी इंजीनियरिंग विभागों में मिला करके वो टॉपर बन सकता है आपकी तरह? प्रभु की कृपा हो तो। ह्यूमन एफर्ट एंड गॉड्स ग्रेस बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। जब आप नौकरी में थे तो यहाँ तक कि दिवाली गिफ्ट भी लौटा देते थे, ऐसा क्यों? देखिए, अगर कोई गिफ्ट श्रद्धा से या स्नेह से देता है तो उसे लौटाने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ऊंचे पदों पर रहते हैं उनके पास जो महंगे गिफ्ट पहुंचाए जाते हैं वो इस आशा से कि इस गिफ्ट के बदले में उनका कुछ काम होना चाहिए। तो ये जो क्विड प्रो क्वो की व्यवस्था है उससे मुझे आपत्ति थी, और इसीलिए जब एक दो कॉस्टली गिफ्ट्स आए तो मैंने उसे लौटा दिया। लेकिन उसके बाद लोगों में मैसेज चला गया कि सिंह साहब को ये पसंद नहीं है, तो उसके बाद फिर लौटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब कि आप हमारे इस फुटप्रिंट कार्यक्रम में आए। नमस्कार। धन्यवाद। तो ये थे स्टील इंडस्ट्री के जाने माने एक हस्ती श्री कुमार अरुण प्रसाद सिंह, जिन्हें लोग केपी सिंह के नाम से जानते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक किसी ऐसी हस्ती से जिन्होंने समाज में अपना फुटप्रिंट छोड़ा है, एक पद चिन्ह छोड़ा है। नमस्कार।